नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि ऐसा कोई ड्रीम प्लान नहीं था कि ये माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है आपको, जैसे कि आप बता रहे हो कि सब फॉर्म भरत मैंने भी भर दिया था, ये बात। और दूसरा ये बात कि आपका AR रैंक सेकंड आया है, इस दोनों में तो डिफरेंस लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो सीरियस होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ नहीं मेरे को बनना है माइनिंग इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ है ड्रीम। ये तो बहुत अलग चीज़ हो गया कि आपने ऐसा सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और AI रैंक 2 आना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है वैसा। तो मुझे लगता है कि शायद सिंसियरिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मेरा बिहेवियर है कि मैं जिस काम को मैं यदि सोच लेता हूँ मुझे करना है तो फिर मैं उसको करता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी MPPSC का जो CSS का होता है मेन उसका ब्रांच का, उसका भी तैयारी किया है, प्री क्वालिफाई किया है, और मेंस भी उसका एक बार मैंने अटेम्प्ट किया है। और मेंस के बाद रिजल्ट नहीं आया था तो फिर मैंने कोविड के बाद फिर MPPSC को छोड़ दिया था। उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्कार। CI पॉडकास्ट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम द होस्ट शिल्पा सरोज एंड आज का एपिसोड 3 है। आज हमारे गेस्ट हैं विनीत परोहा जी। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी हाल ही में MPPSC 2023 का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और उसमें एज ए माइनिंग इंस्पेक्टर उनका चयन हुआ है और AI रैंक सेकंड आए हैं उनका। तो मैं एक बार उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ और मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट शो में। विनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट शो में। थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। कैसे हैं विनीत आप? सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसा आपका फील हो रहा है इस पॉडकास्ट में आके? इस पॉडकास्ट में आके मैम मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे जो पॉडकास्ट में आने से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन पर भी पड़ेगा। जी जी, ओके। तो सबसे पहले हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले आप खुद के बारे में आप बताएं कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे लें थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे ऐसे चलेंगे। मेरा नाम विनीत परोहा है। मैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से हूँ। मैंने डिप्लोमा किया माइनिंग एंड माइन सर्विंग में 2013 से 2016 के बाद। उसके बाद मैंने PDPT किया और उसके बाद NCL का वैकेंसी आया 2019 पे, तो अब उसमें मैं एज अ ओवरमैन सेलेक्ट हुआ था, जूनियर ओवरमैन। 2019 से 2000 अभी तक मैं करंट में यहाँ एज अ ओवरमैन वर्क कर रहा हूँ। साथ ही मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड क्लास और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड वाला भी क्वालिफाई किया। बहुत अच्छी बात है। यानी कि जब आप MPPSC की तैयारी करते उसके पहले आप कहीं प्लेस थे? आप NCL में ऑलरेडी प्लेस थे पहले? उसके जी बाद मैम, करीब अप्रैल 2019 से मैं एज ओवरमैन हूँ। बताइए, 2019 से आप ओवरमैन के पत्ते हैं जी, और वहाँ पे रह के ही आपने तैयारी करी है MPPSC की? जी मैम। तो ये तो बहुत ही यूनिक प्रिपरेशन हो गया, जो आमतौर पे सुनते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और इसीलिए इस पॉडकास्ट में बुलाया है आपको कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ है, बहुत नया है, बहुत लोगों को जानने को मिलेगा, इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे कि MPPSC का जो अभी हाल ही में चयन हुआ 2023 बैच का, और उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे क्या रहा है आपका, कैसा प्रिपरेशन रहा है और अभी क्या सीन है इसका। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी और फिर वो चल रहा है, उसका प्रिपरेशन, उसका रिज़ल्ट का अभी बात चल रहा है, रिज़ल्ट अभी टाइम है उसमें, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा मुझे इसमें बताएं। मैम इसका वैकेंसी तो 2023 में नवंबर में आया था। उस समय कोई प्लान नहीं था ऐसा कि माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन कुछ जो फ्रेंड सर्कल है, जो कलीग्स हैं, उन्होंने अभी एग्ज़ाम के लिए भरा था फॉर्म, मैंने भी भर दिया, लेकिन कोई ऐसा मोटिवेशन है कुछ नहीं था कि मैं तैयारी करना है या माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है। NCL का जॉब वैसे कोल इंडिया में सबसे अच्छा जॉब माना जाता है बाकी सब्सिडरी की अपेक्षा, और यहाँ सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर ऐसा रहा कि यहाँ काम करते करते लगा कि ऑफिसर सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड या कोई पॉलिसी नहीं है, अधिकारी कभी बन नहीं पाएंगे, तो ऐसा डीमोटिवेशन लगने लगा कि कोई मतलब नहीं। फिर अप्रैल में मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए, तो मैंने अप्रैल से पढ़ाई चालू की। सितंबर में फिर एग्ज़ाम का डेट आया और पहले MPPSC ने एक सिलेबस दिया था कि सिर्फ जियोलॉजी का पार्ट उसमें था, फिर उसको बाद में 15 दिन बाद करेक्ट किए करके माइनिंग का लाया था। लेकिन मैं जब जियोलॉजी का पार्ट आया तब मैं फिर से छोड़ दिया था कि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर जब आपका ही दोबारा वीडियो आया था कि माइनिंग का फिर से आया है, तब मैंने तैयारी चालू की। और जियोलॉजी इसमें मेन था, इसमें किंग मेकर था, जो जियोलॉजी पार्ट कर लेगा वो
उसका ही हो जाएगा। तो मैंने जियोलॉजी पर फोकस किया। MCQ मैंने ज़्यादा सॉल्व किए थे, करीब 30-40 हज़ार MCQs मैंने जियोलॉजी और माइनिंग का सब मिला के मैंने सॉल्व किया है। फिर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ और जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर देखा मैं बोल गया मेरा तो हो गई, इस तरह से तैयारी था। फिर रिज़ल्ट आ गया दिसंबर में और फिर लगा कि 2-3 महीने में इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन वो फिर बढ़ते अगले साल सितंबर में हुआ। इंटरव्यू का मैंने अच्छा तैयारी कर लिया था और ये रहा कि जियोलॉजी पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ। मेरा इंटरव्यू में माइनिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपका बेंचेस क्या होता है, उसके अलावा पूरा जियोलॉजी था, करीब 15 क्वेश्चन। तो जियोलॉजी तैयार करने से एक फ़ायदा रहा मुझे और इंटरव्यू के बाद भी मुझे लगा कि हाँ मेरा अच्छा गया इंटरव्यू। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि ऐसा कोई ड्रीम प्लान नहीं था कि यहाँ पे ये माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है आपको, जैसे कि आप बता रहे हो कि सब फॉर्म भरत मैंने भी भर दिया था, ये बात। और दूसरा ये बात कि आपका AR रैंक 2nd आया है, इस दोनों में मेरे को डिफरेंस लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो सीरियस होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ नहीं मेरे को बनना है माइनिंग इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ है ड्रीम। ये तो बहुत अलग चीज़ हो गया कि आपने ऐसा सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और AI रैंक 2 आना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है वैसा। तो मुझे लगता है कि शायद सिंसियरिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मेरा बिहेवियर है कि मैं जिस काम को मैं यदि सोच लेता हूँ मुझे करना है तो फिर मैं उसको करता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी MPPSC का जो CSS का होता है मेन उसका ब्रांच का, उसका भी तैयारी किया है, प्री क्वालिफाई किया है और मेंस भी उसका एक बार मैंने अटेम्प्ट किया है। और मेंस के बाद रिजल्ट नहीं आया था तो फिर मैंने कोविड के बाद फिर MPPSC को छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कई जो ESB MP स्टेट गवर्नमेंट का था उसमें कई एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 असिस्टेंट ऑडिटर का मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैम जो माइनिंग सरदार WCL में मेरा वेटिंग लिस्ट था 12 था, वो क्लियर हुआ। और NCL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जूनियर ओवरमैन माइनिंग सरदार का पेपर एक ही दिन हुए थे, 2 पोस्ट निकली थी और दोनों में ही मेरा अच्छा रैंक था। ओवरमैन में करीब 14 रैंक और जो माइनिंग सरदार का 2nd रैंक उसमें भी लगा था। तो मेरा शुरू से आदत रहा है कि यदि किस चीज़ को जाना है तो फिर अच्छे से जाना है। MPPSC का जब मैंने पढ़ाई चालू की तो मैं तो रैंक 1 के हिसाब से पढ़ाई कर रहा था कि मुझे रैंक 1 ही चाहिए। मैंने आपको मैसेज में बताया भी था कि देखिए मैं मेरा हो ही जाएगा। और उस समय ही बात हुई थी कि पॉडकास्ट में मिलते हैं एंड ये देखो सामने पॉडकास्ट में हैं हम आज। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी। बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपसे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? तो जो आपको सही लगे, पहले आप क्या बताना चाहेंगे, स्ट्रेंथ या वीकनेस जो सही लगे आपको? वीकनेस मैम ये है कि जैसे कि कभी कभार पढ़ाई मेरा कुछ दिन छूट जाती है, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। सबसे बड़ा वीकनेस तो ये है कि लगता है कि टालते जाते हैं, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। अच्छा। और वीकनेस सबसे बड़ी ये है कि मैं ये तो स्टडी रिलेटेड वीकनेस, ये एक ये स्टडी रिलेटेड वीकनेस हो गया। एंड आपके पर्सनल लाइफ में जो आपके पर्सनैलिटी को शो करता है, इससे रिलेटेड कुछ वीकनेस है? एक पर्सनालिटी रिलेटेड है कि जैसे कुछ मेरे साथ कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ या ऑफिस में या कहीं पे, तो ओवर थिंक उसका बहुत ज़्यादा होता है। ओवर थिंक करता हूँ तो 2-3 दिन मेरा ऐसे ही चले जाता है कि उसके लिए प्लानिंग करता हूँ, ओवर थिंक क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है उसमें। ओवर थिंकिंग, ओके ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ ये मैम कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है और मैं जिस चीज़ को सोच लेता हूँ मैं उसको कर ही लेता हूँ फिर। जी जी जी, नहीं वो तो है, स्ट्रेंथ है, बट अगर जैसे आपने बताया कि ये वीकनेस है आपकी, तो इसे कोप अप करने के लिए क्या करते हो आप? अगर स्ट्रेंथ आपकी ये है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो कोप अप करने के लिए भी कुछ रेमेडीज़ निकालने पड़ते हैं, मेजर्स लेने पड़ते हैं। रेमेडीज़ में मैं अभी स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ। मैं जैसे अभी बैडमिंटन खेल रहा हूँ, TT खेल रहा हूँ, तो उससे क्या होता है मेरा ओवर थिंकिंग का जो एक तरफ निकल जा रहा था ओवर थिंकिंग, वो बहुत कम हो गया है अभी तो। अच्छा, मतलब आप अपने काम को थोड़ा बांट दिया आपने, थोड़ा सा इधर डाइवर्ट कर दिया, माइंड को डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्जेंस, हाँ ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो ये है क्योंकि एज अ माइनिंग इंस्पेक्टर भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्राउंड लेवल पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। तो इसलिए इससे कोप करना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ उससे निकल जाएंगे। ओके ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब ऐसे डिप्रेस्ड फील हुए हो वाइल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हाँ मैम, जैसे
रिटर्न एग्ज़ाम के बाद कई बार मैंने डिप्रेशन फील किया। जैसे मुझे लगता था, जैसे कई लोगों से संपर्क हुआ तो कुछ लोग जैसे बताते थे कि यार आपका नंबर कम है, कुछ लोग बोलते थे कि मेरे तो 400 प्लस नंबर हैं, कुछ लोग बोलते थे मेरे 390 नंबर हैं, जियोलॉजी वाले जनरली बोले कि मेरा इतना नंबर है। तो वहाँ लगता था कि यार छोड़ देते हैं, क्या मतलब एक साल वेस्ट हो गया, कहीं आप घूमने नहीं जा पाए, कुछ कर नहीं पाए और फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। तो कभी कभार लगता था, लेकिन 2-3 दिन में वो नॉर्मल हो जाता था। फिर लगता था कि चलो जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा, अपना अपना काम करते हैं अपन। तो इस बीच में आपको ये समझ में आया है कि लोग बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाते हैं बातों से, भले ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग सक्सेस से बहुत जलते हैं लोग, तो ये चीज़ें तो है आपको गिराने के लिए, पीछे खींचने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो एक यही रीज़न है। इसके पहले भी ऐसा हुआ क्या कभी? ये तो अभी एक आप बता रहे हो, इसके पहले मतलब लाइक आफ्टर 12th एंड या उसके पहले कभी ऐसा हुआ कि आप डिप्रेस्ड हो या डिप्रेशन में रहे हो काफ़ी टाइम तक के लिए? नहीं मैम, ऐसा कोई फेज़ नहीं आया। मैं हमेशा से थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से वाला इंसान रहा हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है, तो अभी एज अ माइनिंग इंस्पेक्टर कैसा फील हो रहा है आपको? जैसे अभी आप फाइनली, तो अभी आपके नाम के आगे लगेगा माइनिंग इंस्पेक्टर, कैसा फील हो रहा है? ये फीलिंग कैसी है? ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रीम अपना जो बचपन से देखा है आपने वो ट्रू हो रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा जवाबदारियाँ भी बढ़ेंगी। अब जैसे अभी NCL में एक स्टेबल लाइफ जी रहे थे, तो अब जाके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, पूरा परिवार शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके लिए लेके टेंशन भी है। ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हो जाएगा उसके लिए, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा ये भी चैलेंजिंग चीज़ है, न्यू जर्नी है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। बाकी NCL में ऐसे वहाँ पे रहना, उस कॉलोनी में चीज़ें बहुत पीस वाली चीज़ है वहाँ पे। अभी ये दूसरा लाइफ स्टार्ट हो जाएगा आपका जब आप वहाँ शिफ्ट होंगे तो इसके बाद क्या है, मतलब जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, अभी आफ्टर दैट मैम इसका क्या प्रोसेस है? वेरिफिकेशन का लेटर आया था मेरे पास 22 दिसंबर को कि 24 दिसंबर को आप लोग का वेरिफिकेशन है। तो हम लोग भोपाल में वेरिफिकेशन हो गया हम लोग का। इसके अलावा अभी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, तो जैसे ही कंप्लीट हुआ जनवरी लास्ट में या 15 फरवरी तक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग करने के बाद फिर ट्रेनिंग शेड्यूल आया 5.5 महीने का। तो उसमें कुछ दिन हेडक्वार्टर में, कुछ दिन नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी में, और कुछ जो ज़िले हैं जहाँ से मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं या मिनरल रिच एरिया है, वहाँ ज़िलों में ट्रेनिंग होगा। और कुछ जो मिनरल रिच ज़िले हैं ना, उनमें भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए कि वहाँ कैसे काम होता है। कुछ तहसील कार्यालय में ट्रेनिंग होगा, उसका नरोन्हा प्रशासनिक अकेडमी में। और एक अभी जो खनिज 2.0 नया बन रहा है मध्य प्रदेश में, माइन सर्वेलेंस सिस्टम को लेके, जो AI बेस्ड जो नया सिस्टम आया है कि जियो टैग कर रहे हैं खदान को, और 500 मीटर तक यदि कोई अवैध खनन है तो अलर्ट देता है, तो उसको लेके ट्रेनिंग दिया जाएगा स्पेशली। अच्छा, ओके, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका जल्दी ही ज्वाइनिंग हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस फेज़ में कुछ स्ट्रगलिंग फेज़ रहा है क्या? जब आपको ऐसा फील हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ ये सब, या ऐसा कुछ स्ट्रगलिंग फेज़? वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही इशू हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। स्ट्रगलिंग फेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, जो तैयारी था, जो क्वेश्चन पेपर, वो इंग्लिश मीडियम का था। हम लोग जैसे 12th तक हिंदी मीडियम के थे, उसके बाद डिप्लोमा किए हिंदी मीडियम से, और जैसे ही फिर इसका तैयारी चालू की तो पूरा जियोलॉजी में चेंज हो गया, इंग्लिश में आ गया, सर्वे पूरा इंग्लिश में हो गया। माइनिंग का तो खैर हम लोग कवर कर लेते थे माइनिंग का इंग्लिश में, लेकिन जो जियोलॉजी पार्ट है उसके टर्मिनोलॉजी बहुत हार्ड है, और उसका जो लैंग्वेज है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, जो उस पर दिक्कत लगा कि छोड़ देना चाहिए। फिर हो गया, मोटिवेशन था कि माइनिंग इंस्पेक्टर बनना है, 3 स्टार इसका वर्दी है, तो मोटिवेशन ये देता रहा। चलिए, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब इंग्लिश मीडियम से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ आपको, बाय बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड रैंक 2nd हासिल करना, ये तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया आपने पूरा स्टूडेंट्स के लिए, कि आज के बाद से कोई बोलेगा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बड़ा सीख है, जो मैं चाहूँगी कि सबको इससे सीखे कि नेक्स्ट टाइम से ये एक्सक्यूज़ ना दे कि मेरा मीडियम ये है या जो भी है और इसके वजह से नहीं हो पाया है। आप खुद भी सुनते होंगे लोग जब कहते हैं कि अरे मेरा तो हिंदी मीडियम है या मेरा तो इंग्लिश मीडियम है तो नहीं हो पाया।
मेरे कई कलीग्स हैं जिनका तो सेकंड ये क्लास चीज़ें फर्स्ट क्लास नहीं बहुत निकल बढ़िया रहा है, एग्जाम्पल सेट किया आपने। सिर्फ इसके चलते कि वो इंग्लिश में पेपर आता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का। बताइए। तो वही चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मतलब आपका कैसा पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट हो आप कि एक्सट्रोवर्ट हो? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं फीलिंग्स बता देता हूँ सबको। मुझे जो लगता है कि बोलना चाहिए तो अच्छी बात। हाँ, वो बता ही देता हूँ। हाँ 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 हाँ, चलिए अच्छी बात है ये। एजुकेशन के मामले में जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही बताया है आपने, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम तो जान चुके हैं स्टार्टिंग में ही आपसे। और जब ये प्रिपरेशन आप कर रहे थे MPPSC का, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है, ये जानना चाहेंगे हम। और हमने न्यूज़पेपर में तो देखा था कि आप कह रहे थे कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन हम पॉडकास्ट में जानना चाहते हैं कि कैसा रहा प्रिपरेशन आपका, कैसे करा है आपने, ताकि स्टूडेंट्स इससे भी सीखें कि किस तरीके से हम टिप्स को फॉलो करें, ये चीज़ें। प्रिपरेशन का मैम मेन जो रूल होता है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट बाय पार्ट एकदम उसको बहुत डीप उसको पढ़ना पड़ेगा और उसका नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसको क्या बोलते हैं पॉइंट्स, मेन जो पॉइंट्स है उसको लिखना होता है ताकि आपका लास्ट में जो रिवीजन होगा उसको कंप्लीट कर सकें। माइनिंग की जो बेसिक बुक्स हैं उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा उसका मैटर है नहीं, जैसे एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी 1-2, ओवरमैन हैंडबुक है ना, ये तो मेन थे मेरे। इसके अलावा कुछ MCQs थी, NCDA हो गया और जो AKS यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उनकी कुछ बुक्स हैं। इसके अलावा मैम जियोलॉजी मुझे KM बांगर से मैंने पढ़ा है। इसके अलावा जो उसकी MCQs जो नेट पर जितनी थी मैंने सबको लिया और सर्वे के लिए एस घटक मैंने वॉल्यूम 1, 2, 3 पढ़ा और मैंने आपका शायद वो भी लिया था स्टार्टिंग में, आपका जो कोर्स था। उसके अलावा जो आपका मॉक की जो टेस्ट सीरीज थी मैंने उसको भी दिया है, उसमें मेरा अच्छा रैंक आ रहा था, किसी में सेकंड किसी में थर्ड। तो जितनी माइनिंग की MCQs की बुक नेट पर अवेलेबल थी मैंने सब ले ली थी और जियोलॉजी की जितनी MCQs बुक थी मैंने सब ले ली। छोड़ा नहीं था आपने? नहीं, मैं रैंक 1 के हिसाब से वैसे भी जियोलॉजी की बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हैं। करीब 5-6 बुक मैंने जियोलॉजी की MCQ की मैंने कंप्लीट किया। इसके अलावा मैंने न्यूमेरिकल के लिए गेट के जितने 15 साल के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसको बिना उसके कैलकुलेटर कर सकते हैं, मैंने उनको सॉल्व किया था। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। बस अच्छा, ये मेन फोकस ये है कि इसका जो आपको रिवीजन करना, जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होता जाएगा आपको। जी जी जी। तो यानी कि आपने जो है पूरा सब कंबाइन करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर किया था आपने, फिर उसी को आप रिवाइज करते थे, ये कहना चाह रहे हो? जी जी। ऑब्वियस बात, क्योंकि आपको 10 जगह 10 चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको कंबाइन करके आपको एक जगह चीज़ चाहिए होगा ना लास्ट में रिवीजन करने के लिए। नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बढ़िया टिप है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि करियर इन एक्शन को आपने पहले कहाँ सुना, मतलब कब देखा आपने कि हाँ ये चैनल भी है? मैंने YouTube पे जैसे जनरली सिलेबस का मैं सर्च करता था, माइनिंग इंस्पेक्टर नोट्स या माइनिंग इंस्पेक्टर का कुछ भी डाटा, तो करियर इन एक्शन मेरे को वहीं से पता चला था कि आपने कोर्स लॉन्च किया है। YouTube से ही मैंने देखा है उसको, आप ही का चैनल दिखा रहा था कि इसके लिए कोर्स, और बाकी तो किसी चैनल पे नहीं था, आप ही के चैनल पर था तो मैंने लिया यहाँ। और इसके पहले भी शायद मुझे लग रहा बात हुई है आपसे, मुझे जब आप ओवरमैन और उस सब की तैयारी कर रहे थे, माइनिंग सरदार एंड ऑल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बात हुई है हमारी, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी तो याद नहीं कर पा रहा। हाँ उसी समय। चलिए बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब काफ़ी बड़ा है कि छोटे ग्रुप्स हैं, ऐसा करके? वैसे मैं ओवरमैन में हूँ, लेकिन मैं GM ऑफिस में सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ, और तो GM ऑफिस में मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, रोज़ उनसे मिलना जुलना होता है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेफ्टी हो गया और LNR हो गया। फ्रेंड सर्कल तो मेरा ऑफिस का ही है, अलग से कोई बाहर के दोस्त नहीं है, वही साथ में काम करते हैं, वही शाम में घूमते फिरते हैं, वही रात में खेलते हैं मेरे साथ। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। सबने बोला कि हाँ तेरा हो जाएगा, कभी किसी ने नहीं बोला कि यार मत कर या तेरा नहीं होगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज के फ्रेंड्स, उन सबसे कनेक्शन नहीं है अभी? कॉलेज के फ्रेंड्स जैसे कुछ आसपास NCL में ही कर रहे थे, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में हैं। कभी कभार मिलते हैं, लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं मिलना होता हम लोगों से। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आर यू इमोशनल?
आप इमोशनल हैं? हाँ, या मैं नहीं? बिल्कुल इमोशनल हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, जहाँ जिस अच्छा। चीज़ की ज़रूरत है, यदि मुझे कंट्रोल करना है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, जहाँ दिखाना है मैं दिखाता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो एनीथिंग यू वांट टू टेल योर पेरेंट्स वाया दिस पॉडकास्ट, यू कैन शेयर, यू कैन टेल देम, क्योंकि ये आखिर में पॉडकास्ट आपके पेरेंट्स भी देखें या आपके जो फैमिली हैं वो भी देखें, तो उसमें उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो आप, इस पॉडकास्ट के थ्रू दे सकते हैं आप। मैंने ये जो जर्नी रही मेरी 2 साल की, मैंने 2023 से 25 के बीच में पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये नहीं बोला कि छोड़ दो, या वो कभी घर ऐसा प्रेशर भी नहीं दिया कि ये काम है तुम घर आ जाओ। उनको पता है कि मैं तैयारी कर रहा था, तो बहुत चीज़ खुद मैनेज कर लेते थे। इसके अलावा मेरी जो सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की कि हाँ तुम कर सकते हो, हमेशा मोटिवेट किया। मेरी वाइफ है, 2023 में मेरा शादी हुआ था, उसके बाद ही मैंने तैयारी चालू किया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि भाई आपको करना चाहिए, आप में कैपेसिटी है। तो मोटिवेट तो किया सभी ने, कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिया कि आप ये काम करो, मुझे यहाँ लेके चलो, या बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट घर आओ। उनको पता था कि मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा हूँ और मुझे बनना है, मेरी इच्छा है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया मुझे। तो मैं आपकी फैमिली को सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि उनका अंदर सपोर्ट रहा है आपके साथ, आपके पूरे जर्नी में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी वाइफ को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि आप मैरिड हो, और मैरिड होने के बाद आपने स्टार्टिंग की है, मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपका, मुझे लग रहा है प्रिपरेशन में, क्योंकि शादी के बाद जो है इंसान बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है ना, चाहे वो प्रिपरेशन हो चाहे कोई भी चीज हो, और उसमें रहते हुए आपने तैयारी करी है। गजब का एग्जाम्पल सेट हुआ है यहाँ पे और ये एक मिसाल के तौर पे मैं कहूंगी कि इसको लें लोग और अपने लाइफ में उतारें। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम चलते हैं आगे, और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपका जो स्ट्रगलिंग फेज रहा है उसमें उससे रिलेटेड क्या टिप्स देना चाहते हो आप हमारे ऑडियंस को, अकॉर्डिंग टू यू। जो फेज है उसमें क्या होता है कि लोग थोड़ा सा भी बिजी होते हैं या कुछ काम होता है, तो कुछ क्या करते हैं, गैप ले लेते हैं और गैप धीरे धीरे बड़ा करते हैं। और मुझे लगता है कि जो आपको कंटिन्यूटी रखना चाहिए, भले एक दिन छूट जाए, 2 दिन छूट जाए, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यदि ज़्यादा लंबा गैप कर देते हैं, फिर आपको स्टार्टिंग से वो करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। पॉइंट। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है। और ऐसा भी होता है, अभी आप खुद देखोगे कि कितना लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तुरंत, और बहुत सारे लोगों की एज भी निकल गई है। अभी माइनिंग की फील्ड की बात करें तो वैकेंसी भी नहीं आ रही और एज भी निकल गया है सबका, तो अभी क्या करें। तो मैं तो स्टार्टिंग फेज से ही बोल रही हूँ उनको कि आप अपना प्लान बी तैयार रखो, ठीक है। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी कुछ तो रहे आपके पास। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो अगर प्लान ए गया तो मतलब ख़त्म, अब कुछ नहीं। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ प्लान बी आप रखो तैयार, कुछ अल्टरनेटिव जो आप कर पाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट का भाई कोई भरोसा नहीं है। अब नहीं आया वैकेंसी तो आप क्या करोगे, प्रोटेस्ट भी सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, रिजल्ट 0। तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, तो आप देखे होंगे कि जब ड्रीम्स फुलफिल नहीं होती हैं किसी की भी, तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। उस केस में आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ? मैम, जो इंडिया में माइनिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। जो क्रिटिकल मिनरल मिशन जो आए हैं उसके तहत जो बहुत सारी नई नई माइंस आ रही हैं, नए नए कोल ब्लॉक्स खुलना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कोल इंडिया ये माइनिंग वालों के लिए। अभी दिख रहे हैं इतने सारे ऑक्शन हुए, सिंगरौली का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस है, अडानी है, इसके अलावा अभी गोल्ड माइन स्टार्ट हुआ है। तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छा आपको स्कोप है आने वाले टाइम में। और कंटिन्यू अभी मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है, सबसे ज़्यादा 32 जो मिनरल ब्लॉक्स हैं वो मिला है। तो इसको फुलफिल करने के लिए आपको ओवरमैन और सरदार और फर्स्ट क्लास मैनेजर तो हायर करेगा ही। और कोल इंडिया का भी फ्यूचर ऐसे ही है कि वो आने वाले टाइम में हायरिंग नहीं करेगा, वो अपना मैन पावर कम ही करेगा। और प्राइवेट सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ है, वहाँ आप ट्राई करना चाहिए। एज निकल गई तो उससे कोई वो नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइवेट की तरफ इंडल्ज कहना चाह रहे हो आप, हो सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब आपका जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने वाली है, तो वही चीज़ है। चलिए, अच्छी बात है ये। अच्छा, कोई ऑडियंस को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई एक ऐसा मोटिवेशनल कोट
या उसके थ्रू आप कुछ समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप क्या सबसे पहले ये है कि आपका जो ड्रीम है उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। आपका जो ड्रीम है उसको आज से ही चालू करना है। आप वेट करे रहेंगे, आपका एज निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर अफसोस के अलावा कुछ रहेगा नहीं बात। ओके, ठीक है। तो और कोई बात जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं जो एकदम सबसे हटके हो, जो आपको लग रहा है कि लोग को जानना चाहिए उनके लाइफ को जीने के मामले में मैं बात कर रही हूँ। मैम ये कि आप ड्रीम्स का ही है कि आपको, यदि आप बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो वो ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे कटते जाएगा, उसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, और तुरंत कल से ही चालू करना पड़ेगा, तभी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। कल से क्या, आज से अभी से जी। तो अभी आप एग्जैक्टली कहाँ पे हैं? मैं अभी जैन प्रोजेक्ट में सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ, एनसीएल के जैन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ माइनिंग सरदार के पोस्ट पे, अभी जिनका हाल ही में चयन हुआ था, हाल ही में नहीं, मीन्स इसके पहले जो वैकेंसी आई थी एनसीएल में, उसके थ्रू। हाँ, तो काफ़ी पीसफुल एरिया है वो, तो उसका क्या ही बताना, उसके तो बहुत सारे ब्लॉग्स बनाया था मैंने, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ जैन का बनाया था, और तो ये चीज़ें तो काफ़ी पीसफुल एरिया है। बाकी अभी आप देखते हैं कि जहाँ आपका होता है प्लेसमेंट, जहाँ आप जाएंगे वहाँ कैसा एरिया है। पीसफुल तो नहीं मैम, वर्कलोड पर एनसीएल में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि खासकर जैन प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। पीसफुल इन सेंस कि रहने के मामले में, बाकी वहाँ पे आपका जो आपका डस्ट पोल्यूशन, इसके लिए तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, सिंगरौली तो फेमस है इसके लिए। और जो इसका मैम एनसीएल का वर्क कल्चर थोड़ा सा हार्ड मुझे लगता है कि यहाँ जो बाकी सब्सिडरी हैं, WCL मैंने देखा, SCCL देखा, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ तो रोज विजिट्स होता है, और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ काम करना वैसे भी हार्ड है। ठीक है विनीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट जाते जाते मैं कहना चाहूँगी ऑडियंस से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग विनीत से बहुत कुछ सीखें लाइफ में। उन्होंने इतना ये जो गोल अचीव किया है, इसके पीछे शायद एक अलग हिडन स्टोरी थी जो कि इन्होंने यहाँ पे साझा करी है आज, और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ विनीत आपको। आपके आने वाले कल बहुत अच्छा हो, और हार्टी कंग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू।